हाँ तो भाई क्लास 11 थर्मोडायनेमिक्स के हम लोग ने 14 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। 50 क्वेश्चंस की पूरी थर्मोडायनेमिक्स की ये सीरीज है। अगर ये 50 क्वेश्चंस आप कर लेते हो तो 101% ये चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो अभी 15th नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है व्हाट इज इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन की इंथैल्पी क्या होती है? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इसको आप डायग्राम की सहायता से पूरा समझाएंगे। देखो यहां पर क्या कह रहा है कि इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन की जो इंथैल्पी होती है। पहले तो ये बताओ, इंथैल्पी तो पता है आपको, इंथैल्पी क्या होती है? उसकी हीट। ठीक है, किसी सॉल्यूशन की जो इंथैल्पी होती है लिखोगे कैसे? डेल्टा एच एस मतलब सॉल्यूशन के लिए इंथैल्पी की बात हो रही है। इज द हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस डिसॉल्व इन सॉल्वेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर कहीं पर हमने जैसे सपोज करो 1 मोल हमने कोई सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, हमने कोई 1 मोल सॉल्यूशन ले लिया और उस सॉल्यूशन नहीं, कोई सब्सटेंस ले लिया या कोई सॉल्यूट ले लिया 1 मोल, और 1 मोल सॉल्यूट को हमें डिसॉल्व किस में करना है? किसी वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट में उसको हमें डिसॉल्व करना है। ठीक है, तो 1 मोल को डिसॉल्व करने पर कितना हमारी हीट, कितनी इंथैल्पी हमारी यूज होगी, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग चेंज इन इंथैल्पी या इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, आगे देखो, इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। कौन कौन से 2 स्टेप्स होते हैं? पहला स्टेप होता है ब्रेकिंग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट फोर्सेस। मतलब जैसे इधर देखो, अगर हमें NaCl लिया हमने, इधर देखो मेरा भाई, हमने क्या लिया? ये NaCl है, ठीक, और इस NaCl को हम लोग को घोलना किसमें है? H2O में। तो ये है हमारा H2O। ठीक, तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले हमें इनके बॉन्ड ब्रेक करने होंगे। कौन से बॉन्ड? जो हमारे ये पूरा क्या है? ये हमारा पूरा है सॉल्यूट, ठीक, और ये क्या है? हमारा सॉल्वेंट जिसमें घोलना है हमें। तो पहला स्टेप क्या होगा? पहले हमें इसके बॉन्ड्स को ब्रेक करना होगा कि भाई इधर ये देखो, ये हमारा जो सॉल्यूट है, इस सॉल्यूट का ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, सॉल्वेंट के ये बॉन्ड तोड़ेंगे आपस में। जब बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड ब्रेक होंगे, तभी तो ये आपस में घुलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपको पहले सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के बीच में जो फोर्सेस हैं, उन फोर्सेस को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक मतलब जिसमें हीट क्या होगी? हमें देनी पड़ेगी, मतलब यहां पर एनर्जी लगानी पड़ेगी। आपको जब कोई चीज तोड़नी है ना, तो अपनी तरफ से तोड़नी है, तो एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी। फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, और फिर जो आपके सॉल्यूट्स हैं जैसे NaCl, सॉल्वेंट है वाटर, उनके बीच में कोई इंटरेक्शन होगा, वो आपस में आकर मिलेंगे। जब वो आपस में मिलेंगे तो बॉन्ड बनेगा। हमेशा ध्यान रखना भाई, जब भी कोई बॉन्ड ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो एनर्जी हमें देनी पड़ती है। क्या होता है? बॉन्ड ब्रेक करने में एनर्जी देनी पड़ती है, और जब हम एनर्जी देते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? एंडोथर्मिक। और कहीं पर भी अगर हम बॉन्ड बनाते हैं, कहीं पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड कहीं पर अगर बनता है, तो इसको क्या कहते हैं? तो एनर्जी वहां से क्या होती है? रिलीज होती है, एनर्जी निकलती है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? एक्सोथर्मिक कहते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? तो पहला स्टेप क्या है? जिसमें आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बॉन्ड को तोड़ा। ठीक है, तो ये क्या थी? एंडोथर्मिक इक्वेशन थी। उसके बाद में आपने क्या करा? जो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है उसको आपस में जोड़ना है, मिलाना है, तो ये क्या हो गई? हमारी एक्सोथर्मिक हो गई, जहां से एनर्जी रिलीज हो गई। ठीक है, तो हमारा जो नेट डेल्टा एच है पूरी प्रोसेस का, ठीक है, वो पहला क्या है? एनर्जी एब्जॉर्ब माइनस एनर्जी रिलीज, कि कितना आपने सिस्टम को एनर्जी दी और कितनी एनर्जी वहां से निकली, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? डेल्टा एच कहेंगे। यहीं पर तुम इसका अगर डायग्राम की फॉर्मेट में देख लो, क्योंकि इन्होंने कहा है कि इसका आप डायग्राम बनाकर दिखाइए, तो सपोज करो ये हमारे पास NaCl है, ठीक है, और ये NaCl हमारे पास सॉलिड स्टेट में है। ठीक, अभी यहां से हमने लिया सोडियम पॉजिटिव प्लस क्लोरीन नेगेटिव, ये हमारे आयंस थे। ठीक, अब इस आयंस को अगर हम इसमें सॉलिड में चेंज कर रहे हैं, तो अभी देखो यहां इनके बॉन्ड मिलेंगे ना, ये आपस में जुड़ेंगे और जुड़कर ऐसे NaCl पे बनेंगे। जब ये जुड़कर NaCl में फॉर्म होंगे तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? लैटिस इंथैल्पी। क्या कहेंगे इसको? लैटिस इंथैल्पी। हमने इंथैप्ली लिख दिया भाई, लैटिस इंथैल्पी। और फिर लैटिस इंथैल्पी से ये किसमें चेंज होगा? हमारा NaCl टूटकर बनाएगा, क्या बनाएगा? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि जब आप इसको किसी सॉल्यूशन में H2O में कहीं पर घोलोगे तो इनके बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो ये क्या हो जाएगी? ये हमारी इंथैल्पी हो जाएगी किसके लिए? आयनाइजेशन के लिए।
ठीक है। और फिर इस आयनाइजेशन के होने के बाद में जो पूरी प्रोसेस रहेगी, जो पूरी हमारी इंथैल्पी आएगी, उसको हम क्या कहेंगे, डेल्टा एच नेट कहेंगे। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? तो सेम देखो यही चीज हम लोग ने यहां पर लिखी है कि जो डेल्टा नेट है वो एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है और कितनी एनर्जी हमने दी है, उन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, डेल्टा एच नेट कहलाएगा। मतलब टोटल एंथैल्पी कहलाएगा किसी भी सॉल्यूशन की। क्लियर? आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, ये देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है। डिफाइन एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है? ठीक है, 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग एंट्रोपी, और 3 कोई फैक्टर बताइए जो एंट्रोपी को अफेक्ट करते हो या एंट्रोपी को प्रभावित करते हो। भाई एक सिंपल सी चीज है, दुनिया में जहां पर भी जो सारी चीजें सही फॉर्म में लगी हैं या सही तरीके से एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज्ड हैं, इसको ही क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं किसी का अरेंजमेंट। और जो अरेंजमेंट नहीं है, जो डिसऑर्डर है या रैंडमनेस है किसी भी चीज की, वो रैंडमनेस या डिसऑर्डर क्या कहलाता है, एंट्रोपी कहलाता है। क्लियर? जैसे सपोज करो आपने पेज फाड़ लिया, आपने कॉपी ली, उसके आपने पेज फाड़ लिए सारे, और उन पेजेस को आपने हवा में उड़ा दिया, तो ये क्या होगा, ये एकदम रैंडम मूव कर रहे हैं, इनमें हाई एनर्जी है। जब भाई तुमने उड़ा दिया उनको अलग अलग करके, तो उनकी एनर्जी ज्यादा है, रैंडमनेस ज्यादा है, तो हम कहेंगे वहां पर एंट्रोपी क्या है, हाई है। ठीक। और अगर वही कॉपी के पेज बाइंड हुए हुए कॉपी के अंदर बंद हैं, रखे हुए हैं सुकून से, ठीक है, तो वहां पर एंट्रोपी क्या होगी, 0। मतलब रेंडमनेस या डिसऑर्डर क्या होगा, 0 होगा। तो एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी किसी भी डिसऑर्डर को, किसी रेंडमनेस को मीजर करने के लिए, नापने के लिए जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं। तो एंट्रोपी इज अ मीजर ऑफ डिसऑर्डर और रेंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। कोई सिस्टम कितना डिसऑर्डर है, कितना रेंडम है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, एंट्रोपी कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? जैसे सपोज करो आप जिंदा हो, आप अभी जिंदा हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके शरीर के सारे मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, बॉन्डेड हैं, अरेंज्ड है सही तरीके से। तो हम लोग की एंट्रोपी कैसी हो गई, हम लोग की एंट्रोपी हो गई 0। क्यों? क्योंकि हमारे मॉलिक्यूल्स सब फिक्स्ड है, हमारे प्रोटीन सही तरीके से लगे हुए हैं, हमारे फैट सही तरीके से लगे हुए हैं। लेकिन जब यही हमारी डेथ हो जाएगी तो सारे प्रोटीन, सारे कार्बोहाइड्रेट, सारे फैट्स, ये सब क्या होंगे, बिखर जाएंगे डिसऑर्डर्स में। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, उस कंडीशन को बोलेंगे कि हमारी एंट्रोपी बढ़ गई। तभी इसके ऊपर चकबस्त का एक शेर है, थर्मोडायनेमिक्स एक बार पढ़ लेते तो अरीब मैम ने ये वाला शेर बताया था और उन्होंने समझाया था कि ये एंट्रोपी को किस तरीके से समझा सकते हैं। तो वो शेर शायद उन्होंने, मैम ने बीएससी में समझाया था कि जिंदगी क्या है, अनासिर का ज़हूर तरतीब, मौत क्या है, इन्हीं अज्जा का परेशान होना। कि आपकी लाइफ क्या है, जब आपके सारे अनासिर मीन्स एलिमेंट्स सही फिक्स तरीके से लगे हुए, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, लाइफ कहेंगे। और जब यही अज्जा, यही अनासिर हमारे क्या हो जाए, बिखर जाए, यही एलिमेंट्स हमारे टूटने लगे, तो फिर वही क्या चीज कंडीशन करती है, डेथ होती है। तो बेसिकली जब तक आप जिंदा हो तो आपकी एंट्रोपी हाई है, सॉरी आपकी एंट्रोपी 0 है, और जब आपकी डेथ हो जाएगी तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो देखो यहां पर तो एंट्रोपी है क्या, डिसऑर्डर है या रेंडमनेस है। आगे कह रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंट्रोपी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंट्रोपी को प्रभावित करते हैं, एंट्रोपी को अफेक्ट करते हैं। पहला कौन सा है, टेम्परेचर। पहला कौन सा है, टेम्परेचर। तो एंट्रोपी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जाहिर सी बात है, आप किसी भी, सपोज करो इधर देखो, ये कोई बीकर है या कोई बर्तन है, उस बर्तन में हमने वाटर को, पानी को डाल दिया, ये देखो, ठीक। अभी ये पानी बिल्कुल शांत है, रुका हुआ है, एंट्रोपी कैसी है, 0 है। एंट्रोपी को डिनोट करते हैं भाई एस से, ठीक, और चेंज इन एंट्रोपी को डेल्टा एस से। तो अभी यहां पर हम लोग बोलेंगे इसकी एंट्रोपी कैसी है, 0 है, ठीक। अब तुमने यहां पर टेम्परेचर क्या करा, बढ़ा दिया। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड टूटेंगे काइनेटिक एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी आते ही ये सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे इधर उधर रैंडम फॉर्म में भागने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। तो इसका मतलब एंट्रोपी, मतलब डेल्टा एस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ने पर एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज करती है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ने लगता है, मॉलिक्यूल्स मूव करने लगते हैं। अगला देखो बाबू, हमारी जो फिजिकल स्टेट्स हैं या जो हमारी फेज है वो भी बहुत डिपेंड करती है किसके ऊपर, एंट्रोपी के ऊपर। अब तुम अगर देखो कोई सॉलिड है, सॉलिड के बीच में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाई होते हैं, तो सॉलिड मॉलिक्यूल्स आपस में चिपके होते हैं, रुके हुए होते हैं। तो एंट्रोपी कैसी होती है, सॉलिड की एंट्रोपी सबसे कम होगी। सॉलिड में मॉलिक्यूलर फोर्स कम है तो एंट्रोपी क्या होगी, कम होगी। लिक्विड में मॉडरेट होगी, और गैसेस के मॉलिक्यूल्स क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होते,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता नहीं गैसेस में, तो यहां पर एंट्रोपी कैसी होगी, बहुत हाई होगी। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर बिखरते हुए जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? आप देखो कहीं पर लोग दौड़ते हुए चले जा रहे हैं, भागते हुए चले जा रहे हैं, एंट्रोपी क्या है, हाई है। लोग रुके हुए हैं, एंट्रोपी क्या है, लो है। समझ में आ रहा है? पंखा रुका हुआ है, एंट्रोपी लो है। पंखा चल रहा है, एंट्रोपी हाई हो जाएगी। आओ देखो आगे, गैसेस है मैक्सिमम डिसऑर्डर सो हाईएस्ट एंट्रोपी। ठीक है, गैसेस में मैक्सिमम डिसऑर्डर होता है, अब गैसेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होता है, तो वहां पर एंट्रोपी क्या होती है, हाई होती है। आगे क्या कह रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स हैं ये भी डिपेंड करता है। मोर मोल्स, ज्यादा मोल्स होंगे कहीं पर, तो जाहिर सी बात है उनके बीच में टकराव ज्यादा होगा, ज्यादा डिसऑर्डर आएगा। ज्यादा डिसऑर्डर आएगा, एंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, एंट्रोपी इंक्रीज कर जाएगी। तो ये तीनों फैक्टर आपको समझ में आया। पहला क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल, दूसरा क्या पढ़ा हम लोग ने, फिजिकल स्टेट्स, और तीसरा क्या पढ़ा हम लोग ने, टेम्परेचर। ठीक है, ये तीन फैक्टर्स हैं जो बहुत अफेक्ट करते हैं किसको, एंट्रोपी को। आगे अगला देखिए, ये एंट्रोपी के लिए फॉर्मूला भी बनाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर सिंपल सा हम लोग से पूछा है कि एक्सप्लेन डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस एंड स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी पर जो हमारी गिब्स फ्री इक्वेशन है, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन आपने पढ़ी है, क्या होती है, यही होती है डेल्टा जी, याद रखना इसको, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है बाबू, यहीं से हम लोग क्या करते हैं, यहीं से हम लोग एंट्रोपी को भी कैलकुलेट करते हैं। तो अब ये तो पूरी एक सिंपल सी इक्वेशन है, किसके लिए, एंट्रोपी के लिए, या गिब्स फ्री इक्वेशन भी इसको बोलते हैं। अब कह रहा है कि यहां पर स्पॉन्टेनिटी का क्या खेल है। स्पॉन्टेनिटी क्या होती है, मतलब कोई रिएक्शन जो ऑटोमेटिकली अपने आप हो रही हो। अगर कोई इक्वेशन अपने आप चल रही है, अपने आप हो रही है, दैट्स कॉल्ड स्पॉन्टेनिटी। और अगर कोई रिएक्शन, स्पॉटिफाई नहीं है, स्पॉन्टेनिटी है, ध्यान रखना। और अगर कोई इक्वेशन अपने आप नहीं हो रही है, उसको हमें कराने के लिए एक्सटर्नल हीट देनी पड़ रही है, प्रेशर देना पड़ रहा है, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, तो अब स्पॉन्टेनिटी का इस पर क्या इंपैक्ट होता है, इसको देखिए। तो अगर हमारे पास डेल्टा जी मतलब गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू जो डेल्टा जी है, अगर ये डेल्टा जी हमारे पास 0 आ जाए, ठीक, तो इसका मतलब होता है कि हमारी इक्वेशन कैसी है, इक्विलिब्रियम में है। हमारी इक्वेशन कैसी है, इक्विलिब्रियम में है। तो अगर हमारी इक्वेशन इक्विलिब्रियम में है तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर हमारा डेल्टा जी स्मॉलर है किससे, 0 से, ठीक है, तो इक्वेशन कैसी हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। मतलब अगर डेल्टा जी इज लेसर देन 0 तो इक्वेशन कैसी हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। और इसी के अपोजिट अगर हमारा डेल्टा जी ग्रेटर हो जाए किससे, 0 से, तो इक्वेशन कैसी होगी, इक्वेशन होगी नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अब देखो एग्जाम में इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, वैसे तो डायरेक्टली स्पॉन्टेनिटी के ऊपर पूछा जा सकता है। अब सपोज करो आपने किसी इक्वेशन में आपको एंथैल्पी बताई गई थी, ठीक है, आपको टेम्परेचर बताया गया था और आपको चेंज इन एंट्रोपी बता दी। ठीक है, एग्जामिनर ने आपने ये फॉर्मूला रखकर पूरा डेल्टा जी यहां से कैलकुलेट कर लिया। जब आपने डेल्टा जी कैलकुलेट कर लिया, अब उसने क्वेश्चन में ये भी डाल दिया कि बताओ क्या ये इक्वेशन अपने आप हो रही होगी, मतलब स्पॉन्टेनियस है, या ये इक्वेशन नॉन स्पॉन्टेनियस है, अपने आप नहीं हो रही है। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए हम सीधे 3 कंडीशन देख लें कि अगर हमारी डेल्टा जी की वैल्यू 0 आ रही है तो हम कहेंगे इक्वेशन कैसी है, इक्विलिब्रियम में है। अगर हमारे डेल्टा जी की वैल्यू 0 से कम आ रही है तो इक्वेशन स्पॉन्टेनियस है, और अगर 0 से ज्यादा आ रही है तो इक्वेशन नॉन स्पॉन्टेनियस है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? तो डेल्टा जी डिटरमाइन करेगा कि आपकी इक्वेशन में स्पॉन्टेनिटी कैसी है। ठीक है, देखो यहां पर डेल्टा जी को आपको ज्यादा भी दे रखा है। अगर डेल्टा जी ज्यादा है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, और डेल्टा जी अगर 0 है तो इक्वेशन इक्विलिब्रियम है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर स्पॉन्टेनिटी का ही है। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती हैं और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस किसे कहते हैं। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है, ए प्रोसेस दैट अकर ऑन इट्स ओन अंडर गिवन कंडीशंस। जो भी आपको कंडीशन दे रखी हैं उस कंडीशन में अगर कोई रिएक्शन अपने आप हो रही है, मतलब उसमें आपको कोई एक्सटर्नल प्रेशर, टेम्परेचर, किसी भी चीज में चेंज नहीं करना पड़ रहा है, विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी, इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। उसको क्या कहेंगे हम लोग, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहेंगे। अगर आप स्पॉन्टेनियस प्रोसेस लिख रहे हो तो फिर आप उसके फीचर्स, उसके कैरेक्टर्स बताओगे। क्या क्या होते हैं स्पॉन्टेनियस के कैरेक्टर्स, जैसे पहला प्रोसीड्स नेचुरली, अपने आप होगी, जाहिर सी बात है जब स्पॉन्टेनियस है हमें बाहर से कोई टेम्परेचर प्रेशर उसमें नहीं देना होगा। इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, किसी भी सिस्टम की जो स्टेबिलिटी होती है वो इससे बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि भाई जब प्रोसेस अपने आप हो रही है तो सिस्टम स्टेबल होगा।
ऑफन अकम्पाइंड बाई डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी। और ये हमेशा कब होती है, कब अकम्पाइन होती है, जब हमारी गिब्स फ्री एनर्जी जो हो वो क्या हो जाए, लेसर देन 0 हो जाए। अगर 0 से कम होगी तो हमारी इक्वेशन क्या कहलाएगी, स्पॉन्टेनियस कहलाएगी। अभी हम लोग पीछे पढ़ भी चुके हैं। जैसे बहुत से इसके एग्जांपल्स हैं। पहला एग्जांपल देखो, आइस मेल्टिंग एट रूम टेम्परेचर। अगर रूम टेम्परेचर पर कोई बर्फ है, ठीक है, वो रखे रखे, आपको कोई एक्सटर्नल टेम्परेचर नहीं देना पड़ रहा। रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। जाहिर सी बात है 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कोई भी आइस होगा वो पिघलने लगेगा। तो ये अपने आप हो रहा है ना, तुम बाहर से टेम्परेचर थोड़ी देते हो, रूम टेम्परेचर ही तो उसके ऊपर पिघल रहा है, तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ऐसी इक्वेशन में डेल्टा जी 0 से कम रहेगा। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, किसी भी चीज में गैसेस का डिफ्यूजन रूम टेम्परेचर पर, ऑक्सीजन अगर पानी के अंदर घुल रही है, ठीक है, तो वो भी क्या हमारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन की रस्टिंग कोरोजन आपने देखी होगी, तो ये भी कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस, अपने आप हो रही है, आप उसको एक्सटर्नली नहीं कर रहे हो। फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ठीक है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर होना, ये भी ऑटोमेटिकली अपने आप हो रहा है। उसके बाद में अगर हम लोग देखें नॉन स्पॉन्टेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं, उनके फीचर्स, उनके एग्जांपल्स क्या हैं, तो यहां पर देखो, ए प्रोसेस दैट डज नॉट अकर्स ऑन इट्स ओन, जो अपने आप नहीं हो रही हो, जिसको कराने के लिए कंटिन्यूअस एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ रही हो, चाहे तो टेम्परेचर की फॉर्म में, चाहे प्रेशर की फॉर्म में, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाएगी। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? स्पॉन्टेनियस पता है जो अपने आप होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस जो अपने आप नहीं होती। अब इसके फीचर्स क्या है, कैन नॉट अकर्स नेचुरली, जाहिर सी बात है वो अपने आप हो रही है, अपने आप नहीं हो रही है। रिक्वायर्स वर्क और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, आपको इसमें एक्सटर्नली कोई टेम्परेचर, कोई वर्क, कोई प्रेशर देना ही पड़ेगा। डेल्टा जी की वैल्यू स्पॉन्टेनियस में आपने पढ़ी थी, क्या होती है, 0 से कम होती है। यहां पर डेल्टा जी की वैल्यू 0 से हमेशा ज्यादा होगी, ठीक है, तो डेल्टा जी पॉजिटिव होगा, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव रहेगी, तो हमारी इक्वेशन कैसी होगी, हमारी, जल्दी से बोलो, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। एग्जांपल्स देख लो इसके। अब इनके एग्जांपल्स जो होंगे वो आप अपनी तरफ से करवा रहे होंगे, वो खुद नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। जो चीजें हमें अपनी तरफ से करानी है, जो खुद नहीं हो रही हैं, तो उसको हम लोग 19 पर, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको 19 पर हम, तो ये 19 पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन जूल थॉमसन इफेक्ट एंड इन्वर्जन टेम्परेचर। देखो भाई 11th वालों, ठीक है, तुम्हारे साथ कोई भी खेला हो सकता है, किसी भी टाइम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दे रखा है, जूल थॉमसन इफेक्ट एंड इन्वर्जन टेम्परेचर, हमारे शहर का एक बहुत ही महापुरुष स्कूल है, ठीक है, जिसने ये क्वेश्चन एक बार दे दिया था 11th क्लास में। पहली चीज भाई सिंपल से बता दें, 11th की केमिस्ट्री में जूल थॉमसन इफेक्ट नहीं है, ठीक है, जूल थॉमसन इफेक्ट 11th की केमिस्ट्री में नहीं है, लेकिन स्कूल वालों ने क्वेश्चन डाल दिया था। दूसरी अच्छी चीज बताए, थर्मोडायनेमिक्स आपका फिजिक्स में है, ठीक है, लेकिन फिजिक्स में भी जूल थॉमसन इफेक्ट 11th क्लास में नहीं है। जूल थॉमसन इफेक्ट बीएससी फिजिक्स में ये टॉपिक इंक्लूड है, लेकिन स्कूल वाले सर जी ने कि बच्चों को थोड़ा सा ह्यूमिलिएट करने के लिए, आरामखोरी करने के लिए उन्होंने ये क्वेश्चन डाल दिया था कि बच्चों को दे दिया था। कोई दिक्कत नहीं, आप उसको तैयार कर लो, ठीक है। फिलहाल इस टाइप से चीजें नहीं पूछी जाती है। तो क्या कर रहा है, जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है और इन्वर्जन टेम्परेचर का क्या इंपैक्ट देखता है, जल्दी से देखो। व्हेन अ रियल गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड थ्रू अ पोरस प्लग या थ्रोलेट वॉल्व। थ्रोलेट वॉल्व क्या होता है, पोरस प्लग क्या होता है, सपोज करो ये हमने एक ट्यूब ले ली, ठीक है, ये हमारे पास कोई ट्यूब है और इस ट्यूब के बीच में हमने एक पिस्टन लगा दिया, ठीक है, और इसमें क्या है, बहुत से छेद हैं, इसमें कोई बहुत से पोरस प्लग, बहुत से छेद हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमने 2D बनाया डायग्राम, तो उसको वजह से सामने दिखाया। वैसे ये पोर्स ऐसे करके इधर से इधर की तरफ ये पोर्स होंगे, ठीक है। अब सपोज करो आपने क्या करा, आपने इसके अंदर कोई भी गैस फिल कर दी, यहाँ पर ये कोई गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये गैस के मॉलिक्यूल्स इन पोर्स से निकलकर इधर की डायरेक्शन में ट्रांसफर होने लगेंगे, तो ये पोर्ट इधर की साइड में आने लगेंगे, ठीक है। तो जनरली क्या है कि व्हेन अ रियल गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड, तो ये गैस इधर से इधर क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, किसके थ्रू, किसी पोरस प्लग के थ्रू, विदाउट डूइंग एक्सटर्नल वर्क। हमने इस पर कोई भी बाहर से वर्क नहीं करा, कोई भी टेम्परेचर नहीं लगाया, कुछ भी नहीं करा, और यहां से गैस इधर की साइड में एक्सपेंड होने लगी विदाउट हीट एक्सचेंज, मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस में, जहां पर हीट में कोई भी इंपैक्ट नहीं हो रहा, कोई भी असर नहीं हो रहा, ठीक है। इट्स टेम्परेचर चेंजेस, और इसका टेम्परेचर भी साथ साथ क्या हो जाता है, बदल जाता है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना कि नॉर्मली जितनी भी गैसेस होती हैं, ठीक है, जितनी भी गैसेस होती हैं उनमें क्या होगा कि मोस्ट गैसेस कूल डाउन ऑन एक्सपेंशन। अगर उनको एक्सपेंड किया जाए, जैसे कोई अगर गैस गर्म है
और उस गैस को हमने इधर से इधर ट्रांसफर करा, उसको एक्सपेंड करा, उसका रास्ता बड़ा करा, ठीक है, तो वो टेम्परेचर कैसे हो जाता है उसका, कम हो जाता है, वो कूल डाउन हो जाती है। ये बात समझ में आ गई। कोई भी गैसेस हैं, जब उस गैसेस को एक्सपेंड किया जाता है तो वो ठंडी हो जाती हैं, मतलब उसमें टेम्परेचर क्या हो जाता है, टेम्परेचर उसमें डिक्रीज हो जाता है। लेकिन जो हमारी स्पेशल गैसेस हैं, कौन सी, हाइड्रोजन और हीलियम, उनको जब ये जूल थ्रोलेट में लगाया गया, थ्रोलेट प्लग में या पोरस प्लग में लगाया गया, तो ये देखा गया हीट अप ऑन एक्सपेंशन, जब वो इधर से इधर की साइड में आई, जब उन्होंने अपना रास्ता बढ़ाया, ठीक है, एक्सपेंड किया गया, तो वहां पर टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब वो हीट हो गई, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्यों हुआ, ठीक है, इसका आपको रीजन ध्यान रखना है। फिलहाल ये आपको बीएससी के लिए ध्यान रखना है, लेकिन एक महापुरुष स्कूल ने दे दिया था, तो हम लोग को यहीं पर ही उसको थोड़ा सा ध्यान देना। देखो इधर, तो क्या हुआ कि ड्यूरिंग एक्सपेंशन, जब एक्सपेंड किया गया, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस चेंज, जाहिर सी बात है, बीच के जो फोर्सेस हैं गैस के बीच में, वो चेंज हो गए, इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई, तो इस वजह से टेम्परेचर भी क्या हो गया, हमारा बदल गया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर डेल्टा यू चेंज हो जाएगा, तो उसके रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगी कि हमारा डेल्टा टी भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभार एग्जामिनर दे देता है आपको, टेढ़े बेढ़े क्वेश्चन, वो अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि हम टीचर हैं, हम तो कुछ भी अच्छा टाइप का क्वेश्चन दे सकता हूँ। बच्चा कहता है यार ये तो हमें कहीं कोचिंग में, कहीं क्लासेस में, ऑनलाइन में पढ़ाया नहीं गया, तो बच्चा बेचारा अंदर ही अंदर डरता रहता है। परेशान बिल्कुल ना होना, वो जो चीज़ दे सकते हैं वो चीज़ हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, डेरिवेशन ऑफ वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। यार ये क्वेश्चन आपको बहुत बार आपने किया है, कितनी बार किया आपने, बहुत बार किया है, और इसका पूरा डेरिवेशन हम लोग ने किया हुआ है, तो ये आप कंप्लीट करो अभी, ठीक है, जैसे ही वीडियो कंप्लीट हो, ठीक है, जैसे इसको देख चुकना फौरन ये पूरा आपका डेरिवेशन, इसको आप लगाकर चेक करोगे, देखोगे। अगला देखो क्या है, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट क्या होते हैं, इनको विद फॉर्मूला के साथ आपको समझाना है, ठीक है। पढ़ा हुआ है हम लोग ने इसको, हीट कैपेसिटी भी आपने पढ़ा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी पढ़ा है आपने, मोलर हीट कैपेसिटी भी पढ़ा है। देखो जरा जल्दी से, कह रहा है हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब कोई भी सिस्टम है या कोई भी गैस है, उस गैस में हम लोग को अगर टेम्परेचर बढ़ाना हो, कितना टेम्परेचर बढ़ाना हो, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना हो, तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी। जैसे सपोज करो किसी का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, अब हम चाह रहे हैं इसके टेम्परेचर को कितना कर लें हम लोग, 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर लें, तो यहाँ पर कितना चेंज आया, डेल्टा टी कितना हुआ हमारा, हो गया 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी, यही हीट कहलाती है क्या, हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, C = Q बाई डेल्टा टी, ठीक है, ये फॉर्मूला आपने किया हुआ है, इसको आपको ध्यान रखना है। दूसरा हम लोग के साथ क्या कह रहा है, हीट कैपेसिटी के बाद में मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो इधर देखो, ये तो आपको पता होगा क्या था फॉर्मूला, C = Q बाई डेल्टा टी। तो यहाँ पर आपको पता होगा Q क्या है हमारा, कितनी आपने हीट दी, डेल्टा की क्या है हमारा, टेम्परेचर में होने वाला चेंज, और C क्या है हमारा, हीट कैपेसिटी, क्लियर। यूनिट इसका याद रखना, जूल केल्विन इनवर्स, जाहिर सी बात है, इसका क्या हो गया जूल, इसका क्या हो गया केल्विन, और मिलाकर रखोगे जूल केल्विन इनवर्स। आओ जम्मू कश्मीर नहीं है, आगे बढ़ाइए, क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगा, अब जो तुमने सेम चीज हीट कैपेसिटी में पढ़ी, उसी में आप क्या करो, सिर्फ एक टर्म जोड़ लो, 1 मोल, ठीक है। क्या सब्सटेंस कितना लेना है, जो आपने बताया हीट कैपेसिटी, ये इस हीट कैपेसिटी में, मतलब आपने बोला 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, किसका, 1 मोल का। अगर 1 मोल का हमें टेम्परेचर बढ़ाना हो 1 डिग्री सेल्सियस, तो उसको क्या कहेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी कहेंगे। पूरी चीज सेम आ गई, क्या कहला रहा है, मोलर हीट कैपेसिटी इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, सेम है किसका, 1 मोल का। जब 1 मोल का आप बढ़ाओगे 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, मोलर हीट कैपेसिटी बोलेंगे, ठीक है। सेम फॉर्मूला रहेगा, सेम फॉर्मूला रहेगा, बस उसमें क्या आ जाएगा आपका, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, मतलब हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी को आपने मोलर हीट कैपेसिटी कर दिया, इज इक्वल टू Q, ठीक है, बाई क्या था, डेल्टा टी, यही तो था। बस आपने यहां पर क्या ले लिया, आपने यहां पर N और ले लिया, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, N क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स। बस नंबर ऑफ मोल्स को आप और इंट्रोड्यूस कर दोगे, आपका जो हीट कैपेसिटी है वो किसमें चेंज हो जाएगा, मोलर हीट कैपेसिटी में। तो फिर यहां पर हमारा जो यूनिट है वो यूनिट क्या बन जाएगा, देखो Q इज इक्वल टू, अभी तक क्या था, जूल पर केल्विन था, तो अभी क्या हो जाएगा, जूल पर मोल केल्विन, क्योंकि आपने नंबर ऑफ मोल्स को भी ऐड कर लिया। अगला क्या कह रहा है भाई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है कि जब आप 1 ग्राम सब्सटेंस ले लोगे,
एक मोल की जगह पर आपने क्या ले लिया, 1 ग्राम सब्सटेंस ले लिया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलेंगे। अभी तक फिर से देखो, हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या था, C इज इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा टी। आपने मोलर हीट कैपेसिटी में चेंज करा, आपने बोला C इज इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा टी, और मल्टीपल आपने किससे कर लिया था, सिर्फ आपने नंबर ऑफ मोल से मल्टीपल कर दिया था। तीसरा आपने बोला कौन सा है हमारा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो C इज इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा टी, आपको मल्टीपल किससे कर देना है, मास से। किससे मल्टीपल कर देना है आपको, मास से, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ में आ गया आपको? तो आपने क्या करा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम सब्सटेंस का जब आपको बढ़ाना हो तो उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहेंगे। यूनिट में इसका क्या आ जाएगा भाई, ग्राम इनवर्स आ जाएगा। जैसे वहां मोल इनवर्स आ गया था, यहाँ ग्राम इनवर्स साथ में आ जाएगा। आगे देखो अगला क्या कह रहा है कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंथैल्पी चेंज इन अ मेल्टिंग, वेपराइजेशन एंड सब्लिमेशन। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, पहले एंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है, और सब्लिमेशन क्या होती है। ठीक है, ये वो चीजें हैं जो आप 9th क्लास से बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। बस देखो इनके क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं और कैसे तरीके से इसको कर सकते हैं। इट इज द हीट एब्जॉर्ब्ड व्हेन सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड। भाई जब कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो उसको क्या कहते हैं, प्रोसेस को मेल्टिंग। तो इसकी जो हीट रिक्वायर्ड होती है उस हीट को क्या कहेंगे हम लोग, एंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग कहेंगे। जब हमारा टेम्परेचर कैसा रहता है, कांस्टेंट। सिग्निफिकेंस क्या है, द एब्जॉर्ब्ड हीट इज यूज्ड टू वीकन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब कोई भी हमारा सपोज करो H2O मॉलिक्यूल्स हैं, ये हैं देखो इधर, ये क्या है, ये हमारे H2O मॉलिक्यूल्स हैं। तो H2O मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या हो रहा होगा, H2O मॉलिक्यूल्स के अंदर ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया होगा। ठीक है, सपोज करें यहां पर कोई और वाटर मॉलिक्यूल भी है, ये इससे बॉन्ड बनाया होगा। तो सारे जितने भी बॉन्ड बने होंगे, आप क्या करोगे, सबसे पहले जो हीट एब्जॉर्ब होगी, जो एब्जॉर्ब हीट होगी, वो इन बॉन्ड्स को क्या करेगी, वीक करेगी, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कम कर देगी। और जितने ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाएंगे तो एक एक मॉलिक्यूल हमारा क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। और ये हमारे पार्टिकल्स जो एक साथ जुड़े हुए थे वो अलग अलग टूटकर बिखर जाएंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे कि ये सॉल्यूशन हमारा कैसे होने लगा, मेल्ट होने लगा। अगला क्या है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अब वेपराइजेशन भी आपने पढ़ा है। वेपराइजेशन क्या होता है कि जब कोई लिक्विड किस में चेंज होता है, वेपर स्टेट में चेंज होता है। तो किसी लिक्विड को वेपर में चेंज करने के लिए कितनी हीट एब्जॉर्ब होगी एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, उसको क्या कहेंगे आप, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बोलेंगे। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या फायदा मिलता है, जब हम हीट सप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो मेन काम होता है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, देखो भाई सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज्यादा, लिक्विड में कम, गैसेस में सबसे कम होते ही नहीं है, ठीक है, नेग्लिजिबल होते हैं। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं लिक्विड के अंदर, जो बहुत कम कम लग रहे होंगे, वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, और किस में चेंज हो जाएगा, ये गैस में चेंज हो जाएगा। क्लियर? लास्ट कौन सी इंथैल्पी पूछी गई, लास्ट हम लोग से पूछी गई इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन आपको सिंपल सा पता है कि जब सॉलिड बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्टली किस में बदल जाए, गैसियस स्टेट में आ जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, सब्लिमेशन कहेंगे। और ऐसा करने में जो हीट एब्जॉर्ब होगी उसको क्या बोलोगे आप, उसको क्या बोलोगे आप, सब्लिमेशन बोल, वो सॉरी इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बोलोगे। सब्लिमेशन की प्रोसेस में लिक्विड नहीं आता, ठीक है, डायरेक्टली सॉलिड किसमें चेंज हो जाता है, सॉलिड सीधे सीधे किसमें बदल जाता है, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि भाई ये एक मेजरमेंट है एनर्जी का, जिसमें जितने भी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, जितने भी फोर्सेस हैं, मतलब सॉलिड के जो फोर्सेस थे वो कतई टूट जाएंगे बिल्कुल, और बिना लिक्विड में जाए इतने ज्यादा टूट जाएंगे कि एक एक पार्टिकल डायरेक्टली चेंज हो जाए किसमें, गैसियस में। क्लियर इतनी बात? तो ये क्या था, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अगला देखो, अगला टॉपिक क्या कह रहा है हम लोग से, अगला क्वेश्चन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एटमाइजेशन क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है। सीधे सीधे अगर आपने पढ़ा हो, नेम्स में ही आ रहा है यार, एक तो एटमाइजेशन के लिए जो एंथैल्पी यूज होती है, आयंस बनाने के लिए जो एंथैल्पी यूज होती है, और साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, गेन करने के लिए जो एंथैल्पी यूज होती है, वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाती है। तो पहले तो एटमाइजेशन की देख लो क्या होता है। इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ एलिमेंट इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस एटम्स। भाई अब सपोज करो 1 मोल कोई गैस है, उस गैस को हम सिंपल उसके एटम्स में चेंज कर रहे हैं सीधे सीधे। तो एटमाइजेशन करने के लिए जल्दी से बताओ किसने एटमाइजेशन की प्रोसेस करी थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, कौन सा एक्सपेरिमेंट था,
बोलो बोलो बोलो। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, उसमें आपने पढ़ा था एटमाइजेशन कैसे किया था, ये भी आपने देखा था, एटमाइजर कैसे लगाया था। तो वही प्रोसेस करने के लिए कितनी इंथैल्पी हम लोग को देनी होगी, उसको क्या कहेंगे हम लोग, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहेंगे। जैसे सपोज करो हमारा कोई एक मेटल है, कोई भी एक सिंपल सा, उस मेटल को हम गैसियस स्टेट में अगर चेंज करेंगे, गैसियस स्टेट में अपने एटम्स में अलग अलग हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलेंगे। फायदा क्या है, इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग। अब इससे हमें यह भी पता चल जाएगा कि कितनी एनर्जी देने पर उसके बॉन्ड्स टूट रहे हैं, उसका जो लैटिस है वो कितनी एनर्जी पर ब्रेक हो रहा है, ठीक है। हाइयर इंथैल्पी अगर होगी एटमाइजेशन की, तो इसका मतलब है बॉन्ड कैसे थे, स्ट्रॉन्गर थे। और अगर बहुत कम इंथैल्पी देने पर वो एटमाइजेशन हो जा रहा है, तो इसका मतलब बॉन्ड्स पहले से बहुत वीक थे। अगला देखो हमारा आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है, कि भाई किसी को हमें आयनाइज्ड करना हो, जैसे सपोज करो हमारा ये NaCl ये था, अब हमें यहाँ पर हमने कुछ इंथैल्पी दी, और उस इंथैल्पी से क्या हुआ, हमने ये Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। जब इसके बॉन्ड्स को तोड़ दिया, तो वो इंथैल्पी चेंज व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम गैसियस एटम टू फॉर्म कैटाइन। हाँ ठीक है, हमें लग रहा था डेफिनेशन गलत लिख दी है। तो अब यहाँ पर देखो कोई भी गैसियस एटम है, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालकर उसको कैटाइन में चेंज करना। तो यहाँ पर ये NaCl, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन देकर इसको चेंज कर दिया क्लोरीन नेगेटिव में, तो ये क्या बन गया, एनाइन, और सोडियम क्या बन गया हमारा, कैटाइन, ठीक है। तो कैटाइनिक या एनाइनिक फॉर्म में चेंज करने के लिए जो हमारी एनर्जी लगती है, उसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन इंथैल्पी बोलते हैं। आगे देखो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कि भाई ये हमें बताता है कि कितनी एनर्जी से हम इलेक्ट्रॉन को वहां से रिमूव कर सकते हैं, या हमारा जो बॉन्ड है, जो लैटिस है, वो कितना स्ट्रॉन्ग था। अगला क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी छोड़ो, पहले तो ये बताओ क्या आप इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जानते हो, होती क्या है, ठीक है। ये आपने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में पढ़ा है कि भाई जब हमारे किसी भी, जैसे ये सपोज करो ये हमारा कोई एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका आउटर मोस्ट शेल है, अगर हमें आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन डालना हो, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में हमें एक इलेक्ट्रॉन को डालना हो, एक होता है आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालना, आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालना, वो क्या कहलाती है, आयनाइजेशन इंथैल्पी कहलाती है। और आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट करना, एक इलेक्ट्रॉन को डालना, ये क्या कहलाती है, इंथैल्पी चेंज। कौन सी कहलाती है ये, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी चेंज कहलाती है। व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ गैसियस एटम टू फॉर्म एनाइन, जब एक इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर एंटर करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर डालते हैं, तो इंथैल्पी में क्या चेंज होता है, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को डालेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। और अगर हम यहां से आयनाइजेशन इंथैल्पी में, अगर हम यहां से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में हमें क्या होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर, आगे बढ़ाओ इसको। अगला क्या कह रहा है, एक्सप्लेन फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैसेस व्हाई वर्क डन इज जीरो। अगर कोई हमारा फ्री एक्सपेंशन गैसेस है, तो वहां पर वर्क डन जीरो क्यों होगा, इसके ऊपर डाल लो मेरा भाई 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इस टाइप से क्वेश्चन हम लोग को पूछे जाए, ठीक है। देखो फ्री एक्सपेंशन होता क्या है, पहले तो ये समझो। फ्री एक्सपेंशन इज अ प्रोसेस इन विच गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड इनटू वैक्यूम, ठीक है। मतलब फ्री एक्सपेंशन क्या है, जैसे सपोज करो यहाँ पर कोई गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल इधर 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 हर डायरेक्शन में क्या करें, मूव करें, तो ये फ्रीली मूव करें किसी भी डायरेक्शन में, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, फ्री एक्सपेंशन कहेंगे, विदाउट एनी रेजिस्टेंस। ये नहीं कि यहाँ पर कोई रेजिस्टर लगा है, वो उसको इधर आने नहीं दे रहा है, ठीक है। तो बिना रेजिस्टेंस के अगर मॉलिक्यूल्स किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, फ्री एक्सपेंशन कहते हैं। अब फ्री एक्सपेंशन में होता क्या है, इधर इस बात को ध्यान से देखो, कह रहा है इन दिस प्रोसेस द गैस इज केप्ट इन द इंसुलेटेड कंटेनर एंड अ पार्टीशन इज सडनली रिमूव्ड अलोंग द गैस एक्सपेंड। जैसे सपोज करो हमने क्या करा, इधर ये यहां पर बीच में कोई बैरिकेडिंग लगा था, ठीक है, और इसमें यहां पर देखो, यहां पर कोई गैसेस के मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई, यहाँ पर कोई गैसेस के मॉलिक्यूल्स भरे और ये कोई बैरिकेडिंग लगा था। अब हमने एकदम सडनली क्या करा, हमने ये बैरिकेडिंग को एकदम से हटा दिया, रिमूव कर दिया, ठीक। जैसे ये बैरिकेडिंग हटा, इधर ध्यान से देखना,
जैसे ये बैरिकेटिंग हटा तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स बिना किसी रेजिस्टेंस के इधर की तरफ जाने लगेंगे, फ्रीली मूव करने लगेंगे, तो इसी को बोलेंगे एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। आपको कोई यहां पर प्रेशर नहीं लगाना है, खुद अबाखुद ये मॉलिक्यूल्स इधर की तरफ, जैसे बैरिकेटिंग हटेगा ये इधर की तरफ ट्रांसफर होने लगेंगे। अब जरा इधर देखो क्या क्या फीचर्स होते हैं फ्री एक्सपेंशन के। नो एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड, कोई हम बाहर से प्रेशर नहीं लगा रहे हैं। जब हम प्रेशर, इस बात को याद रखना, जब हम प्रेशर नहीं लगा रहे हैं तो P क्या हो जा रहा है हमारा, एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो रहा है, जीरो, मतलब कोई प्रेशर में चेंज भी नहीं होगा। कोई आपने हीट नहीं दी बाहर से, वो तो अपने आप जा रहा है, फ्रीली एक्सपेंशन है, तो हमारा Q भी क्या हो गया, जीरो हो गया। जब ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है, तो फिर अब यहां पर क्वेश्चन ये बनता है कि वर्क डन यहां पर जीरो कैसे हुआ। भाई देखो, जब आपने प्रेशर नहीं लगाया, जब आपने हीट नहीं दी, ठीक है, तो आपने काम भी नहीं करा, तो वो जीरो होगा। या अगर इसको और क्लियर तरीके से देखो क्यों होगा, इसको अगर हम लोग प्रूफ करें तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या फॉर्मूला है, W इज इक्वल टू माइनस P, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर, ये यहीं से तो सारे डेरिवेशंस की शुरुआत हुई थी हम लोग के, इनटू डेल्टा V। तो अभी अगर आप ध्यान से देखोगे, सिंस फ्री एक्सपेंशन अकर्स अगेंस्ट वैक्यूम, अगर वैक्यूम में क्या हुआ, हमारा फ्री एक्सपेंशन हुआ, तो हमारा प्रेशर क्या है, जीरो, क्योंकि हमने भाई कोई एक्सटर्नल प्रेशर तो लगाया नहीं है, तो P क्या हो गया, प्रेशर एक्सटर्नल क्या हो गया, जीरो। अब अगर इस पूरी वैल्यू में आपने जीरो रख दिया तो W इज इक्वल टू जीरो इंटू डेल्टा V। तो अभी हमारा यहां पर डेल्टा V को जीरो से मल्टीपल करोगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। समझ में आया आपको, अगर प्रेशर जीरो है तो वर्क डन भी वहां पर क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन में, ठीक है, जीरो हो जाएगा। देयरफॉर W इज इक्वल टू माइनस जीरो, V भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आया आपको, आप इसको प्रूफमेंट इसका पूरा देकर एग्जाम में आओगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक्सप्लेन बाय डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। सॉलिड और लिक्विड के लिए डेल्टा H डेल्टा U के बराबर क्यों हो जाती है, मतलब इंथैल्पी जो है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर क्यों हो जाती है। सर जी ज्यादा बड़ी वीडियो तो नहीं हो रही है, ठीक है, आगे देखिएगा। तो किसी भी सिस्टम के लिए द रिलेशन बिटवीन इंथैल्पी चेंज एंड इंटरनल एनर्जी चेंज इज, ठीक है, आपने ये फॉर्मूला शुरुआत से पढ़ा होगा जहां से हम लोग ने प्रोसेस की स्टार्टिंग करी है। तो ये फॉर्मूला सभी लोग ने पढ़ा होगा, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ये फॉर्मूला सभी लोग ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, बोलो। ये तो फॉर्मूला आपने सबसे पहले पढ़ा होगा एंथैल्पी चेंज का। अब यहां पर हम लोग से पूछना है कि सॉलिड के लिए और लिक्विड के लिए जो हमारा एंथैल्पी चेंज है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर क्यों हो जाती है। देखो जरा ध्यान से कि आपके जितने भी सॉलिड्स हैं, in solids and liquids the volume change delta V during heating or any process is very small because the particles are closely packed and cannot expand much। क्योंकि जब आप सॉलिड की बात कर रहे हो तो भाई सॉलिड के पास बहुत ज्यादा वॉल्यूम तो नहीं होता, सॉलिड में जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होते हैं। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होते हैं तो हम ये कहेंगे कि सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता, तो मानो या ना मानो ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो रहेगा। ठीक, जब ये वॉल्यूम जीरो रहेगा तो हमारे पास जो P डेल्टा V है, जो हमारे पास P डेल्टा V है वो भी कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अभी फॉर्मूला क्या था, अभी फॉर्मूला था डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। तो अभी आपने बोला कि अगर हमारा सॉलिड के लिए डेल्टा V मतलब वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है तो ये क्या है, जीरो। तो जब ये जीरो है तो इस फॉर्मूला के अंदर अगर आप रख दोगे डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P इंटू जीरो, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब ये पूरा जीरो हो जाएगा तो बचेगा क्या, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U। तो सॉलिड या लिक्विड के लिए हमारी जो इंटरनल एंथैल्पी है, सॉरी जो हमारी एंथैल्पी चेंज है वो इंटरनल एनर्जी के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। समझ में आया भैया ये आपको, आगे बढ़ो। आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, व्हाई इज स्टैंडर्ड स्टेट इंक्रीजेस, ठीक है, सॉरी स्टैंडर्ड स्टेट नेसेसरी। कह रहा है कहीं पर भी अगर हम लोग देखें तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज का यूज क्यों करते हैं, और अगर करते हैं तो इसमें ये स्टैंडर्ड की क्या जरूरत है, स्टैंडर्ड कंडीशन क्यों ली जाती है। अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं लेंगे तो क्या प्रॉब्लम। तो अभी यहां पर ध्यान से आप देखो, कह रहा है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज इज द एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, किसी भी रिएक्शन में कितनी हीट चेंज हो रही है, कितनी इंथैल्पी चेंज हो रही है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंथैल्पी चेंज कहेंगे पहले तो। अब स्टैंडर्ड क्या है, व्हेन ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स। अब स्टैंडर्ड स्टेट्स के लिए आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है।
स्टैंडर्ड के लिए 3 चीजें ध्यान रखनी। पहली चीज क्या है, टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, मतलब अगर केल्विन में देखोगे तो कितना हो जाएगा 298 केल्विन। उसके साथ ही साथ जो कंसंट्रेशन होनी चाहिए हमारी, वो कंसंट्रेशन हमारी 1 मोलर होनी चाहिए, तो इसको हम स्टैंडर्ड बोलेंगे। साथ ही साथ जो हमारा प्रेशर होना चाहिए वो 1 atm प्रेशर होना चाहिए। अगर ये कंडीशंस हैं तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन बोलेंगे। और हमेशा कहीं पर भी अगर आप स्टैंडर्ड पढ़ते हो, जैसे ये सपोज करो ये गिब्स एनर्जी है, और अगर हम कहें गिब्स फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो वो क्या हो जाएगी, डेल्टा जी नॉट की फॉर्म में हो जाएगी। या अगर हम कहीं पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहे हैं तो हम कहते हैं ई सेल, लेकिन अगर इसको स्टैंडर्ड कंडीशन में कहोगे तो क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल हो जाएगा। क्लियर? तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गया आपका, ठीक है, या स्टैंडर्ड एंथैल्पी कंबस्शन हो गया। तो कहीं पर भी अगर आपको ये नॉट की फॉर्म में लिखा हुआ मिल रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है। अब ये स्टैंडर्ड की जरूरत क्या होती है, तो पहले देखो, इट प्रोवाइड ए फिक्स्ड रेफरेंस कंडीशन। इसमें हमें बिल्कुल एक रेफरेंस कंडीशन पता होती है कि हमारे टेम्परेचर, प्रेशर और हमारी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की कितनी है, मतलब हम इन कंडीशन से फ्लक्चुएट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दूसरा, एंथैल्पी डिपेंड ऑन कंडीशन। एंथैल्पी जाहिर सी बात है टेम्परेचर पर, प्रेशर पर डिपेंड करती है। तो अगर हम सपोज करो हमने कोई एक्सपेरिमेंट लगाया, ठीक है, अगर हम स्टैंडर्ड को नहीं रखें, हमने कोई एक्सपेरिमेंट लगाया आज, और आज क्या है, दिसंबर है, और दिसंबर की कितनी तारीख है आज, बोलो, 9 दिसंबर को हमने कोई एक्सपेरिमेंट लगा लिया, ठीक है। अब हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट 9 दिसंबर को करा, यही एक्सपेरिमेंट सेम कोई बंदा 9 जनवरी को जाकर करे, तो जाहिर सी बात है यार एनवायरनमेंट में, टेम्परेचर में इंपैक्ट होगा। अब टेम्परेचर चेंज हो गया, जाहिर सी बात है टेम्परेचर चेंज हुआ तो कहीं ना कहीं प्रेशर के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा, फिर कंसंट्रेशन के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा, तो फिर जो रिजल्ट्स आएंगे वो डिफरेंट आएंगे, ठीक है, और हमने जो करा था उसके रिजल्ट्स डिफरेंट रहेंगे। तो फिर इस वजह से अगर दोनों लोग स्टैंडर्ड पर काम करेंगे तो आप कभी भी वर्क करो, कहीं पर भी वर्क करो, किसी इन्वायरमेंटल कंडीशन पर वर्क करोगे, आपके रिजल्ट्स कैसे रहेंगे, हमेशा सेम रहेंगे। तो यहां पर जो कंफ्यूजन होता है, उस कंफ्यूजन के स्टेट्स को खत्म करने के लिए स्टैंडर्ड को यूज किया जाता है। अगला क्या कह रहा है, इट अलाउज, ठीक है, इट अलाउज साइंटिस्ट टू टेबुलेट यूनिफॉर्म डेटा। जितने भी साइंटिस्ट हैं वो एक यूनिफॉर्म डेटा में काम करें, ठीक है, यूनिफॉर्मली रहें कि भाई हमारे रिजल्ट्स, तुम्हारे रिजल्ट, सबके रिजल्ट सेम रहें, ठीक है, तो सारी कैलकुलेशंस आसान इससे हो जाती हैं। इस वजह से स्टैंडर्ड आपको कंडीशन यूज करना है। अगला क्या कह रहा है, एक्सप्लेन कैलोरीमेट्री एंड हाउ एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन इज मेजर्ड। ठीक है, पहले तो कैलोरीमेट्री क्या होती है और कंबस्शन कैसे निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलोरीमेट्री, कहीं पर भी लैब का किसी भी एग्जाम में, ठीक है। तो कह रहे हैं कैलोरीमेट्री इज द एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज ड्यूरिंग अ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। सपोज करो कोई आपने फिजिकल प्रोसेस हुई, कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई, उस फिजिकल या केमिकल रिएक्शन में कितनी हीट देनी पड़ रही है, कितनी हीट रिलीज हो रही है, जैसे आप इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन या आयनाइजेशन इंथैल्पी पढ़ते हो, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पढ़ते हो, तो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट होती है कि कितनी हीट रिलीज हुई है, कितनी हीट देनी पड़ी, उसको मीजर किससे करेंगे, उसको मीजर करने के लिए जो डिवाइस है उसको कहते हैं कैलोरीमीटर, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कैलोरीमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट हीट इज यूज्ड बाय द सिस्टम, कि कितना सिस्टम ने हीट ली, ठीक है, इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय द सराउंडिंग, ठीक है, कि सिस्टम और सराउंडिंग की हीट में क्या चेंज हो रहा है, इस सिस्टम के ऊपर ये काम करती है। जो मशीन इसमें यूज करी जाती है, जो डिवाइस यूज करी जाती है इस पर्पस के लिए, उसको क्या कहते हैं हम लोग, कैलोरीमीटर कहते हैं। अब यहां पर कह रहा है कि मेजरमेंट ऑफ इंथैल्पी, मेजरमेंट ऑफ इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, ठीक है, ये भी साथ में हम लोग से पूछा गया था। तो द इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, कंबस्शन मतलब किसी को ऑक्सीजन के साथ आपने किसी को बर्न किया, ऑक्सीजन की साथ में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, उसको कंबस्शन कहेंगे। तो उसको बॉम्ब कैलोरीमेट्री के थ्रू हम लोग क्या कर लेते हैं, नाप लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसकी पूरी प्रोसेस क्या है, पूरी प्रोसीजर क्या है, उसको देख लो आप। ए नोन मास ऑफ द सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन अ स्ट्रॉन्ग स्टील कंटेनर कॉल्ड बॉम्ब। आपने जो भी मास है, जो भी आपको जिस सब्सटेंस का करना है, आपने एक स्टील का कंटेनर ले लिया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉम्ब कहते हैं, ठीक है, और इसके अंदर आपने जो भी गैस या जो भी आपको जिसका हीट मेजर करनी है आपने उसको रख दिया। द बॉम्ब इज फिल्ड विद एक्सेस ऑक्सीजन एंड प्लेस्ड इन अ नोन अमाउंट ऑफ वाटर इन द कैलोरीमीटर। अब आपने क्या करा, इसको पूरे कैलोरीमीटर में ले जाकर इस पूरे बॉम्ब को रख दिया, और रखने से पहले उसमें आपने हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपने उसको सप्लाई दे दिया। फिर क्या करोगे, द
substance is ignited electrically and allowed to burn completely। अब आपने उसको खूब बेहतरीन आग लगाकर आपने उसको जला दिया या बर्न कर लिया, ठीक है। The raise in temperature of water is recorded। अब जिस पानी के अंदर आपने इस बॉम्ब को पूरे को, ठीक है, जिस पानी के बर्तन में रखा था उस पानी में देख लो कि कितना टेम्परेचर में चेंज हुआ है, कितना टेम्परेचर बढ़ा है, उसको आपने क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। हीट रिलीज इज कैलकुलेटेड यूजिंग, अब कितनी हीट रिलीज हुई उसको आपने हीट कैपेसिटी वाला जो फॉर्मूला पढ़ा था क्या था, C इज इक्वल टू Q बाई डेल्टा टी। तो यहां से आपने डेल्टा टी को इधर भेजा तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा टी। ये आपने हीट कैपेसिटी वाला फॉर्मूला लगाकर आपने उसको मेजर कर लिया, ठीक है। यहां पर साफ साफ लिखा है हीट कैपेसिटी क्या है C और डेल्टा टी क्या है कि टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ, ठीक है। अब आगे क्या करें, फ्रॉम द हीट रिलीज्ड, अरे जूम आउट हो जाओ भाई, ठीक है। फ्रॉम द हीट रिलीज्ड एंड मास ऑफ सब्सटेंस एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन पर मोल इज कैलकुलेटेड। उसके बाद आपने एंथैल्पी को कैलकुलेट कर लिया कि भाई एक मोल में कितना चेंज हुआ होगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम में मिलते रहते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है, ये पूरी प्रोसेस में पीवी ग्राफ्स को समझाइए। यहां पर हमें कुछ ग्राफ्स दे रखे हैं और उन ग्राफ्स को हम लोग से पूछा गया। ये हम लोग ने क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको जरूर करना है, आइसोथर्मल के लिए, आइसोबारिक के लिए, आइसोकोरिक के लिए और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो पहले तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए कि आइसोथर्मल में क्या होता है, हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। आइसोबैरिक में हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहता है। आइसोकोरिक में हमारा क्या रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। और एडियाबैटिक में हमारी हीट कांस्टेंट रहती है। तो एक ही ग्राफ में हम लोग ने यहाँ पर सारे को बनाकर देख लिया है, ठीक है। इधर ध्यान से देखो, इसके लिए थोड़ा सा इसको लाइट कर लें ताकि ये आपको क्लियर तरीके से समझ में आ जाए। देखो इधर बाबू, ये हमने लिया एक एक्सेस और ये हमने लिया दूसरा एक्सेस। ये हो गया हमारा एक्स एक्सेस, ये क्या हो गया हमारा वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस पर प्रेशर लिया, वाई एक्सेस पर क्या लिया, वॉल्यूम, ठीक है। अब आप सारे देख लो जो जो ग्राफ्स में चेंज आ रहा है। ये हमारा कौन सा आइसोकोरिक, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है। ये हमारा क्या आइसोबैरिक, आइसोबैरिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है। फिर आता है हमारा आइसोथर्मल, ठीक है, जहां पर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और थोड़ा सा इसको शार्प अगर कर दोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एडियाबैटिक, जहां पर हमारा हीट जो है वो कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं इस टाइप से। और फिर से हम लोग वापस अपने अंधेरा कायम पे आ जाए, ठीक है। देखो इधर अगला कह रहा है, ये क्वेश्चन बढ़िया है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एंड ड्राइव डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस RT नेचुरल लॉग के, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इधर जरा ध्यान से इसको साइड में देखो। कह रहा है यहाँ पर नेचुरल लॉग के क्या है। ध्यान से अगर हम लोग इसको देखेंगे, एक फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा था, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT नेचुरल लॉग क्यू। ये एक हम लोग ने क्वेश्चन पढ़ा था, याद है ये क्वेश्चन। अब यहां पर नेचुरल लॉग क्यू क्या था, जो हमारी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है अपॉन जो हमारी रिएक्टेंट के एक्टिव मास या कंसंट्रेशन है, उसके रेशियो को क्या बोलते थे, क्यू बोलते थे। याद है, ये तो आपने इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा था। अगर यहां पर हम लोग माने कि एट इक्विलिब्रियम, ये पूरी प्रोसेस कहां पर हो रही है, इक्विलिब्रियम पर हो रही है, तो हम लोग को पता है इक्विलिब्रियम पर जो हमारा डेल्टा जी होता है वो कैसा होता है, शून्य होता है, जीरो होता है। मतलब इक्विलिब्रियम पर जो हमारी गिब्स फ्री एनर्जी है उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो अगर यहाँ हम डेल्टा जी की वैल्यू पुट करें तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट प्लस RT नेचुरल लॉग क्यू। लेकिन अब ये जो नेचुरल लॉग क्यू है इसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम, क्योंकि अब हमने इक्विलिब्रियम पर ले लिया तो हमारा जो क्यू होगा वो क्यू भी, अरे जो हमारा क्यू होगा वो क्यू भी चेंज हो जाएगा किसमें, के में। क्यों, क्योंकि के क्या होता है, के होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। अब ये यहां पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सेम हो गई ना, जब सेम हो गई तो हम उसको के बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहां से क्या करें, यहां से क्यू हटाकर हम लोग सीधे सीधे क्या लिख लें, के लिख लिया। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई। जब ये जीरो है तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे या रीअरेंज करोगे तो इस पूरे को जब आप उधर भेजोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस RT नेचुरल लॉग के, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मूला हमारा आ गया और ये फॉर्मूला जो हमारा लिया गया है, कहां पर लिया गया, ध्यान रखना, ये हमारा इक्विलिब्रियम पर यूज किया गया है,
ध्यान रहेगा बिल्कुल, ठीक है। तो ये हमारे 28 क्वेश्चंस थे, 50 क्वेश्चन की सीरीज है, ठीक है। बचे हुए क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और अगर फर्स्ट पार्ट आपने इसका नहीं देखा हो तो उसको आप देखिए, ठीक है। 3 वीडियो में ये 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। अगर ये 50 क्वेश्चन आप कर लेते हो तो मेरी आपसे 101% गारंटी है, अब इसके आगे के सारे जो होंगे वो हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन होगा, तो 101% मेरी गारंटी, अगर आप ये कर लेते हो तो कोई भी आपको थर्मोडायनेमिक्स में फेल नहीं कर सकता, और ये चैप्टर आपका 101% क्लास 11th के लिए निपट जाएगा। साथ ही साथ बीएससी में भी थर्मोडायनेमिक्स है, तो बीएससी वाले भी अगर इस 50 क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेते हैं तो मेरा भाई तुम 101% लिख के रख लो, ठीक है। पास हो गए, और बहुत बेहतरीन मार्क्स से पास हो गए, ठीक है। तो कंप्लीट सारी प्रिपरेशन के लिए, चाहे वो आपकी 11th 12th की हो या आपकी बीएससी को, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक शेयर कमेंट तो आप 101% करते ही हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।